5 नवंबर को फ्राउ ने पिछले कुछ महीनों से लिखे गए नोट्स को उठाया और एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने का फैसला किया, जिसमें बताया गया कि वह पहाड़ों में एक केबिन में कैसे फंस गई। यह सब मई में शुरू होता है, जब फ्राउ 2 दोस्तों और उनके कुत्ते लिंक्स के साथ छुट्टी पर जाती है। फ्राउ को जानवरों की आदत नहीं है और वह बेचारे जानवर के साथ असहज महसूस करती है। जब वे आखिरकार केबिन में पहुंच जाते हैं तो वे शांत हो जाते हैं और दोस्त पास के एक गांव में पब में जाने का फैसला करते हैं। फ्राउ थक गई है, इसलिए वह लिंक्स के साथ रहती है। ऊबकर वह कुत्ते को सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक्स उस पर झपट पड़ता है। वह दिन भर सौंदर्य प्रसाधन, धूम्रपान और कुत्ते के साथ अजीब नजरों का आदान प्रदान करने में बिताती है। अंत में वह जल्दी सो जाती है। अगले दिन फ्राउ जागती है और लिंक्स को दरवाजे के पास रोते हुए पाती है। वह उसे बाहर जाने देती है ताकि वह खुद को राहत पहुंचा सके और वह घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्त वापस नहीं आए हैं। उन्हें कुछ हो गया है। इस चिंता में फ्राउ लिंक्स के साथ गांव की ओर जाने लगती है। अचानक उसे लिंक्स के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह उसके पास दौड़ती है। जाहिर है कि उसने किसी तरह अपनी नाक पर चोट मारी है, लेकिन वह इसका कारण नहीं समझ पाती। फ्राउ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसका पीछा करने के बजाय लिंक्स वापस चली जाती है। कुछ कदम चलने के बाद फ्राउ एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। उलझन में वह अपने हाथों से उसे छूती है और पुष्टि करती है कि वहाँ एक अवरोध है जो उसे आगे नहीं जाने देगा। वह धड़कन की आवाज भी सुन सकती थी, लेकिन यह सिर्फ उसकी अपनी दिल की धड़कन थी। फ्राउ को लगता है कि यह अजीब है कि कोई अलार्म नहीं बजा और कोई भी उत्सुक ग्रामीण अवरोध को देखने नहीं आया। चाहे वह कितना भी जोर लगाए, वह आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वह वापस जाने का फैसला करती है। सड़क के नीचे उसे 2 लोगों के साथ एक फार्म हाउस मिलता है, लेकिन अदृश्य दीवार उसे उनसे बातचीत करने से रोकती है। उसकी आवाज बाधा को पार नहीं कर पाती है और किसान समय में जमे हुए लगते हैं। हालांकि नल से पानी बहना जारी रहता है। हार मानकर फ्राउ केबिन में वापस आती है और सिगरेट पीती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब लिंक्स ही उसका एकमात्र साथी है। यह मानने से इनकार करते हुए वह वापस सड़क पर जाती है और फिर से धक्का देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यह न जानते हुए कि और क्या करना है, फ्राउ बिस्तर पर चली जाती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाकर जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि अवरोध अब घर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है। फ्राउ चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बिस्तर पर जाग जाती है, जहां लिंक्स पहले से ही उसका स्वागत कर रहा है। वह तुरंत दरवाजा जांचती है और पुष्टि करती है कि सब ठीक है। फिर वह टहलने के लिए बाहर जाती है और वर्तमान में फ्राउ लिखती है कि उसे याद नहीं है कि उसने उस दिन और क्या किया था। ऐसा लगता है कि स्थिति की वास्तविकता उसके दिमाग को चकरा देती है। फ्राउ भी कैबिनेट में वापस आती है और अपने दोस्त की दूरबीन लेकर उस क्षेत्र पर नजर रखती है। फार्म हाउस में मौजूद जोड़ा अभी भी नहीं हिला है और वह निष्कर्ष निकालती है कि वे मर चुके हैं। गांव वालों के लिए भी यही बात है। वह अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और सोचती है कि क्या उसे उनके साथ अंत तक जाना चाहिए था। उस पल लिंक्स भौंकना शुरू कर देता है और भाग जाता है। जब फ्राउ उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसे एक गाय मिल गई है। पहले तो वह डर के मारे छिप जाती है, लेकिन फिर वह उस जानवर के पास जाती है और उससे दोस्ती करती है और उसे दूध पिलाने के लिए वापस केबिन में ले आती है। फ्राउ गाय का नाम बेला रखती है, यह बताते हुए कि वह एक आशीर्वाद और बोझ दोनों है। अगले दिन फ्राउ अपनी दोस्त की कार में बैठती है और गांव की ओर सड़क पर चलती है। उम्मीद करती है कि तेज रफ्तार से वह वहां से निकल जाएगी। उसे दूसरी तरफ एक खाली गाड़ी भी दिखाई देती है, जिससे उसे उम्मीद होती है। दुर्भाग्य से यह काम नहीं करती और कार बैरियर से टकरा जाती है। अपने खून बहते घाव को अनदेखा करते हुए फ्राउ दीवार को छूती है और सोचती है कि इसके पीछे क्या मतलब है। अगले 10 दिनों तक फ्राउ बाधा को पार करने का उपाय खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और बिस्तर पर वह टूट जाती है, क्योंकि वह स्वीकार करती है कि कोई भी उसके लिए नहीं आ रहा है। वह खुद को मिटाने के बारे में भी सोचती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके दोस्तों ने केबिन में खाने पीने की चीजें भर दी हैं और इसके बजाय वह उनकी यादों को धन्यवाद देने के लिए जीवित रहने का फैसला करती है। आपूर्ति में ढेर सारी लकड़ियां और कुछ आलू शामिल हैं, इसलिए फ्राउ उन्हें बाहर ले आती है और अपना खुद का आलू का खेत शुरू करती है। लिंक्स मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खुदाई करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, फ्राउ हर सुबह घड़ियां घुमाती है और कैलेंडर से तारीख को पार करके ट्रैक करती है। 30 मई को पूरे दिन बारिश होती है, इसीलिए फ्राउ घर के अंदर रहने का फैसला करती है। हालांकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और वह हाथ में चाकू लेकर जांच करने जाती है, लेकिन बाहर एक गीली बिल्ली म्याऊं करती हुई दिखाई देती है। बिल्ली भी गोद ले ली जाती है और अब फ्राउ के पास 3 जानवर साथी हैं। अकेलेपन की दुनिया में लिंक्स उसका एकमात्र दोस्त बन गया है। आखिरकार फ्राउ शिकार करने की कोशिश करने का फैसला करती है। उसने पहले कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था और जब वह एक
हिरण पर गोली चलाने की कोशिश करती है तो वह झटके से घायल हो जाती है और जानवर डरकर भाग जाता है। जब वह इधर उधर भटकती है तो उसे फिर से क्षतिग्रस्त कार मिलती है और वह रेडियो चेक करती है, लेकिन ज्यादातर स्टेशनों पर स्थिर और सिर्फ एक पर संगीत होता है। उसे एक नक्शा भी मिलता है, इसलिए वह उसका अनुसरण करने और घाटी तक पहुंचने का प्रयास करने का फैसला करती है। लिंक्स साथ आती है और वे कई घंटों तक चलते हैं जब तक उन्हें एक परित्यक्त ट्रक नहीं मिल जाता। फ्राउ उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से अवरोध रास्ते में आ जाता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। नक्शे का अनुसरण करते हुए बहुत खोजबीन करने के बाद फ्राउ अवरोध के अंदर के विभिन्न क्षेत्रों को याद कर लेती है। अब वह घाटियों तक सबसे तेज सड़कों से जा सकती है, जिससे वह दूसरे जानवरों को लंबे समय तक छोड़े बिना एक ही दिन में आ जा सकती है। कभी कभी उसे दूसरे केबिन मिल जाते हैं, लेकिन वे हमेशा खाली रहते हैं। कम से कम वह उनसे उपयोगी वस्तुएं तो ले सकती है। गर्म धूप में लिंक्स के साथ घास पर लेटना और पक्षियों के गाने सुनना फ्राउ के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है, जो अब प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करती है। इससे उसे फिर से शिकार करने की कोशिश करने पर दोषी महसूस होता है, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए हिरण के मांस की आवश्यकता होती है। रात में उसे सोने में परेशानी होती है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे हिरण मरने से पहले दर्द में करवटें बदल रहा था। वह अपने पहले शिकार के बारे में कभी नोट नहीं करती, क्योंकि उसे उससे घृणा होती है। एक रात फ्राउ को बहुत तेज आंधी के कारण सोने में परेशानी होती है। अगली सुबह उसे कैबिनेट से आती हुई आवाज सुनाई देती है और वह उसे खोलती है और पाती है कि बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है। बिल्ली का बच्चा सफेद है, इसलिए फ्राउ ने उसका नाम पर्ल रखा। वह शुरू में एक छोटी सी गंदी चीज थी, लेकिन अंततः पर्ल एक सुंदर लड़की बन गई। फ्राउ को एहसास होता है कि वह अपना समय जानवरों के बारे में चिंता करने में बिताती है, न कि अपनी स्थिति के बारे में घबराने में, और उसने अपने पुराने कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियों को अपने प्यारे दोस्तों की देखभाल की जिम्मेदारी से बदल दिया है। 20 जुलाई को फ्राउ घास के मैदान में घास काटना शुरू कर देती है, जबकि लिंक्स चुपचाप उसका साथ देता है। इससे उसके हाथ दुखते हैं और शरीर थक जाता है, लेकिन फिर भी वह हर दिन घास को वापस केबिन में ले जाती है। वापस आते समय वह हमेशा फार्म हाउस की जांच करती है, लेकिन अवरोध अभी भी वहीं है। मौसम और अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण उसे पूरे घास के मैदान की कटाई करने में लगभग 3 सप्ताह लग जाते हैं। फ्राउ को एहसास होने लगता है कि जीवित रहना कितना कठिन है और वह रोती है, लेकिन वह फिर भी खुद को नहीं मिटाती, क्योंकि वह अपने जानवरों को छोड़ना नहीं चाहती। वह अवसाद से ग्रस्त हो जाती है और उसे फिर से जीने के लिए बाहर जाने में 2 सप्ताह और लग जाते हैं। जंगल में उसे पेड़ों पर फल और जमीन पर दूसरी सब्जियां मिलती हैं, जिससे वह पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर पाती है। अब फ्राउ और उसके पालतू जानवर बहुत बेहतर भोजन का आनंद लेते हैं। एक दिन फ्राउ को एक पेड़ पर लटके अजीब कपड़े दिखाई देते हैं और वह उन्हें डर से घूरती है। हालांकि यह केवल एक बुरा सपना है। शरद ऋतु को उसका पसंदीदा मौसम माना जाता है, फिर भी उसे सोने में परेशानी होती है और बुरे सपने और भी बदतर हो जाते हैं। उसे फ्लू हो जाता है और वह दिन का अधिकांश समय थका हुआ बिताती है। शुक्र है कि लिंक्स हमेशा उसे खुश करने के लिए मौजूद रहता है। फ्राउ इस बात से हैरान है कि वह कभी भी गुस्से में नहीं रहता और अक्सर उसे गले लगाकर उसकी संगति के लिए धन्यवाद देता है। वर्तमान में फ्राउ बताती है कि लिंक्स चला गया है, फिर भी जब वह सैर पर जाती है तो वह अभी भी उससे बात करती है। 27 अक्टूबर को पहली बर्फबारी होती है, लेकिन यह कुछ ही दिनों तक चलती है। फिर गर्म हवाएं आती हैं जो दिन रात शोर मचाती रहती हैं। फ्राउ के लिए सोना और भी मुश्किल हो जाता है। हवा 3 दिन तक चलती है और जब फ्राउ आखिरकार घर से बाहर निकलती है तो वह पर्ल को बाहर मृत पाती है। लिंक्स की देखरेख में बिल्ली को उचित तरीके से दफनाया जाता है। बाद में सर्दियों के बीच में फ्राउ नदी के किनारे एक लोमड़ी को देखती है और उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह पर्ल की मौत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती है और कैसे वह जंगल में सही और गलत की अवधारणा रखने वाली एकमात्र प्राणी है। अंत में वह दया का चुनाव करती है। केबिन में फ्राउ हर दिन बेला को ब्रश करती है, उसे अब एक बहन की तरह सोचती है। वह देखती है कि गाय बहुत गोल हो गई है और सोचती है कि क्या वह गर्भवती है। आखिरकार फ्राउ के पास फिर से शिकार पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और जब वह हिरण के दिल को साफ करती है तो उसके हाथों में उसका एहसास उसे रात में सोने में मुश्किल देता है। 11 जनवरी को फ्राउ देखती है कि बेला को थोड़ा खून बह रहा है और वह पूरे दिन उस पर नजर रखती है। शाम को वह बेला को एक प्यारे बछड़े को जन्म देने में मदद करती है। सर्दियों के दिन भारी बर्फबारी से भरे हुए हैं। फ्राउ मौसमी अवसाद से ग्रस्त है और बिस्तर से केवल इसलिए उठती है क्योंकि लिंक्स उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। खुद को मिटाने के बारे में कोई भी विचार दूर हो जाता है जब उसे याद आता है कि उसे लिंक्स का ख्याल रखना चाहिए। सर्दी बीतने के बाद फ्राउ घास के मैदानों में से एक केबिन में जाने का फैसला करती है। 25 मई को वह अपने सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और वे अपने नए घर तक पहुंचने के लिए एक साथ यात्रा करते हैं। सुंदर चरागाह को देखकर
फ्राउ को भविष्य के लिए और अधिक उम्मीद है। तब से वह जानवरों, सितारों और अपने आसपास की प्रकृति के साथ शांति से रहती है। उन दिनों की उसकी यादें इतनी ताजा हैं कि वह नोट्स नहीं लेती। पहली बार वह शांत महसूस करती है। 16 अक्टूबर को फ्राउ फिर से नोट्स बनाना शुरू कर देती है और अपना ज्यादातर समय अपनी लकड़ी की आपूर्ति को दोगुना करने में लगाती है। उन दिनों की उसकी यादें कमजोर हैं और 10 दिसंबर को उसे एक प्रविष्टि मिलती है जिसे वह याद नहीं करती कि उसने लिखा था कि समय तेजी से बीतता है। जैसे ही बर्फ फिर से गिरती है, फ्राउ ज्यादा दार्शनिक हो जाती है और सोचती है कि कैसे जानवरों और इंसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपना जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। एक दिन उसने देखा कि घर के आसपास अक्सर एक सफेद कौवा उड़ता रहता है जिसे उसका काला परिवार अनदेखा करता है। फ्राउ को सफेद कौवा प्यारा लगता है और वह दूसरे कौवों को उनके भेदभाव के लिए दोषी ठहराती है। जब भी उसका झुंड उसे छोड़कर जाता है तो वह सफेद कौवे के लिए खाना भी रखना शुरू कर देती है। आखिरकार फ्राउ को बैरियर के अंदर रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं और तब तक वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल चुकी होती है। उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी होती है कि उसे ढूंढा जाएगा। जून की शुरुआत में वह और उसके जानवर एक नए घर में चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह बदलाव उनके मूड को बेहतर बनाएगा। दुर्भाग्य से वह पहली गर्मियों का जादू वापस लाने में असमर्थ है। एक दोपहर फ्राउ और लिंक्स सैर से वापस आ रहे हैं और अचानक लिंक्स को उनके घर के पास कुछ सुनाई देता है, इसलिए वह तुरंत उस ओर दौड़ता है। जब तक फ्राउ वहां पहुंचती है, वह एक अजनबी आदमी को बेला के बेटे को कुल्हाड़ी से मारते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। जबकि लिंक्स उसे रोकने के लिए उस आदमी पर कूद पड़ती है। फ्राउ अपना हथियार खोजने के लिए घर की ओर भागती है। दुर्भाग्य से वह इतनी तेज नहीं है और जब वह बाहर आती है तो लिंक्स पहले ही मारा जा चुका होता है। क्रोधित होकर फ्राउ उस आदमी को गोली मार देती है और निराशा में लिंक्स से लिपट जाती है। इसके बाद फ्राउ उसके छोटे शरीर को दफनाने के लिए ले जाती है, जबकि बेला उदास आवाजें निकालती है क्योंकि उसे उसका बेटा मिल गया है। आदमी का शरीर बिना किसी पश्चाताप के चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है। अब कुछ भी महसूस करने में असमर्थ फ्राउ बेला और बिल्ली के साथ दूसरे घर में चली जाती है। जल्द ही फ्राउ काम पर वापस चली जाती है और अब शकुन की कमी का मतलब है कि उसे अपने विचारों के साथ अकेले रहना पड़ता है। वर्तमान में फ्राउ का कहना है कि वह आगे बढ़ चुकी है और अपने जानवरों की यादों को हमेशा जीवित रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में संजो कर रखेगी। वह 25 फरवरी को अपनी रिपोर्ट समाप्त करती है क्योंकि उसके पास अब कागज नहीं है और वह सफेद कौवे को खाना खिलाने के लिए बाहर जाती है।